हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बाल देखरेख संस्था के अंतर्गत सुपरिटेंडेंट अर्थात अधीक्षक के पद की जो भर्ती निकली है, उसी के तैयारी के क्रम में ये हमारा वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 या फिर कह लीजिए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट में मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण अध्याय और धाराओं का नाम भी बताऊंगा, धाराओं का क्रम भी बताऊंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप उसको भी जरूर नोट करके लिखिएगा, ठीक है। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वीडियो का PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, अभी मैं इससे पहले के जो 4 वीडियोस हैं उसके PDF जो है मैं चैनल में डाला हूं, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन के ऊपर, पहला कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 कब लागू हुआ था? 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 के अंदर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2017 में ये दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया गया था। डेट भी याद रख सकते हैं, 15 जून 2017 को इसको पूरे संपूर्ण भारत के अंदर इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कुल कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं की बात की गई है, या फिर कितने प्रकार की दिव्यांगता जो है सम्मिलित किया गया? तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देखिए, इससे पहले जो अधिनियम था, ठीक है, उस अधिनियम में केवल 7 प्रकार की दिव्यांगता को ही परिभाषित किया गया था, बताया गया था। लेकिन जब 2016 का अधिनियम आया तो इसमें 14 प्रकार के और दिव्यांगता को जोड़ा गया और इस प्रकार टोटल 21 दिव्यांगताएं हो गए इस अधिनियम के अंतर्गत। मतलब कहने का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपको इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 या फिर इसी को कहते हैं दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम 2016 के अधिनियम को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इससे पहले कौन सा अधिनियम चल रहा है जिसको प्रतिस्थापित करके 2016 के अधिनियम को लाया गया था, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सबसे पहले विकलांग जन संरक्षण अधिनियम 1995 था, इसी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है 2016 का अधिनियम। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मतलब जो विकलांग जन संरक्षण अधिनियम 1995 और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में मुख्य अंतर यही है कि जो दिव्यांगता होता है, जो विकलांगता होता है, उसके परिभाषा को विस्तार किया गया, विस्तृत किया गया, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, दिव्यांगों का आरक्षण देना, दूसरा दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा और समान अवसर प्रदान करना, तीसरा दिव्यांगों की पहचान करना और चौथा उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी दिव्यांग होंगे उनके अधिकारों की रक्षा करना है और उन सभी को समान अवसर प्रदान करना। ये जो है 2016 का जो अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य है। राइट, चलिए बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सा प्राधिकरण गठित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्राधिकरण गठित किया गया है जो कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके संबंधित विचार विमर्श करेगा। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग, तीसरा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और चौथा सामाजिक न्याय आयोग। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग की स्थापना, इस प्राधिकरण की स्थापना जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। 6वां प्रश्न देखिए कि राज्य स्तर पर दिव्यांगजन के अधिकारों के लिए कौन सा प्राधिकरण बनाया गया है? ए, राज्य दिव्यांगजन आयोग, बी, राज्य मानवाधिकार आयोग, सी, राज्य कल्याण समिति या फिर डी, जिला अधिकार समिति। बताइए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राज्यों के लिए राज्य दिव्यांगजन आयोग को गठित किया गया है प्रत्येक राज्यों के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? इंपॉर्टेंट है बॉस,
ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2%, 3%, 4% या फिर 5%, कितने परसेंट का आरक्षण इनको दिया गया है बताइए। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4% का आरक्षण जो है सरकारी नौकरी में इनको दिया गया दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। ठीक है, 8वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है? 2%, 3%, 4% या फिर 5%। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जब शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा के अंतर्गत उनको कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया? 5%। जब नौकरी की बात की जाए, सरकारी नौकरी, तो उसमें 4% का आरक्षण दिया गया है 2016 का जो एक्ट है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 9वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर आधारित है? ए UNCRPD, बी यूनेस्को चार्टर, सी WHO डिक्लेरेशन या फिर डी यूनिसेफ प्रोटोकॉल। क्या इसका आंसर होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। UNCRPD का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। UN का तो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस, सी से हो जाएगा कन्वेंशंस, फिर ऑन द, आर से हो जाएगा राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर कि दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत कितने से अधिक होने पर व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, ऐसे भी प्रश्न भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अगर दिव्यांगता 40% अधिक है तो उसको दिव्यांग की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। 11वां प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत किसे व्यक्ति विद दिव्यांगता कहा गया है? पहला, वह व्यक्ति जिसे कोई भी विकार है, बी जिसे समाज में स्वीकार न किया जाए, सी शारीरिक मानसिक अक्षमता उसकी गतिविधियों को सीमित करे, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी शारीरिक और मानसिक अक्षमता जो है उनकी गतिविधियों को भी लिमिटेड कर दे, वो ज़्यादा कुछ काम न कर सके, ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति विद दिव्यांगता कहा जाता है। ठीक है, चलिए 12वें नंबर का प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आसान प्रश्न है। ठीक है, पहला राज्य सरकार द्वारा, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा, तीसरा चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, या फिर डी जिला अधिकारी के द्वारा। इसका आंसर आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए। जो मेडिकल अथॉरिटी होगा, जिला प्राधिकारी होगा, उसी के द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है जारी किया जाता है। 13वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है? उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर जिला न्यायालय। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रत्येक राज्य के जो राज्य सरकार है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकेगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रश्न है कि दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए अधिनियम में क्या विशेष प्रावधान है? ए सुरक्षा एवं समान अवसर, बी स्वास्थ्य सुविधाएं, सी शिक्षा एवं रोजगार में प्राथमिकता, और डी उपरोक्त सभी। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऊपर के जितने भी हैं सब, सुरक्षा और समान अवसर भी उनको प्रदान किया जाएगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और शिक्षा और रोजगार में भी उनको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 15वां प्रश्न, इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सी दिव्यांगता नई जोड़ी गई है? ठीक है, नया जोड़ा गया, क्योंकि शुरुआत में 7 था, मैंने बताया था 2016 के अधिनियम के द्वारा 14 और जोड़े गए। तो ये 14 में कौन सा शामिल था बताना है। दृष्टिहीनता, बहरापन, थैलेसीमिया या फिर पोलियो, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थैलेसीमिया को नया जोड़ा गया है। बाकी जो 7 शुरुआत में जो थे उसमें दृष्टिहीनता भी थी, बहरापन भी था और पोलियो भी था। थैलेसीमिया को बाद में जोड़ा गया है। राइट, चलिए बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस धारा में भेदभाव न करने का प्रावधान दिया गया है? ठीक है, धाराओं से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। बताइए कौन सा ऐसा धारा है इस अधिनियम का जिसमें भेदभाव न करने का, जो दिव्यांगजन व्यक्ति होंगे उनके साथ भेदभाव न करने का प्रावधान है? धारा 2, 3, 4 या फिर 5, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत उनसे भेदभाव न करने का प्रावधान है। 17वां प्रश्न है, दिव्यांगजन के खिलाफ भेदभाव करने पर सजा क्या प्रावधान क्या है? क्या सजा उनका होगा? 5,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, सी 6 माह की सजा, या फिर डी उपरोक्त बी और सी दोनों। बताइए क्या होगा? तो डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा भाई। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है दिव्यांगजन के खिलाफ भेदभाव करता है
तो उसको 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ 6 माह की सजा भी हो सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? 10, 15, 17 या फिर 20? क्या इसका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 17 अध्यायों के अंदर ये जो है विभाजित है 2016 का अधिनियम। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय नीति निर्माण में दिव्यांगों की भागीदारी किस अनुच्छेद के अनुरूप है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 46? क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 41 जो है इसी के तहत जो राष्ट्रीय नीति निर्माण में दिव्यांगों की भागीदारी का वर्णन किया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, दिव्यांग व्यक्ति को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 12 में, 13 में, 15 में या फिर 17 के अंदर? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कि धारा 12 जो है इस अधिनियम का, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति है उन सभी को न्याय सुनिश्चित रूप से मिलना ही चाहिए, इसका प्रावधान है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 में। 21वां प्रश्न है कि दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? 3 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या फिर 5 से 15 वर्ष? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 साल से 18 साल तक के कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। 22वां प्रश्न, कौन सा मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है इसका नोडल एजेंसी है। ठीक है, याद रखिएगा इस अधिनियम का। 23वां प्रश्न को देखिए भाई, प्रश्न है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री या फिर सामाजिक न्याय सचिव? कौन करता है? अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय मंत्री जो है ये अध्यक्षता करता है राष्ट्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की। 24वां प्रश्न है कि किस धारा में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं? धारा 29, धारा 40, धारा 45 या फिर धारा 50? ऑप्शन नंबर सी, धारा 45 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सार्वजनिक सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का 25वां और आखिरी प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सा अधिकार न्याय योग्य अधिकार, जस्टिसेबल राइट के रूप में माना गया है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार या फिर रोजगार का अधिकार? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शिक्षा का अधिकार को न्याय योग्य अधिकार माना गया है। तो इस प्रकार हमने इस अधिनियम से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया। 25 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था कि इस अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको धाराओं और अध्यायों को यहाँ पे बता दूं, तो आगे के स्लाइड में मैं थोड़ा स्लो करूँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर ये काम ये कर सकते हैं कि जो अपना चैनल है टेलीग्राम वाले, उस चैनल में इस पूरे PDF को डाल दूंगा, तो आप सभी को ये पूरा आर्टिकल जो है पूरा अध्याय जो है, पूरा धारा जो है आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट जितना यहाँ पे मैंने अध्यायों का यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लगाया उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो सभी जितनी भी धाराओं को यहाँ पे लिखा है वो महत्वपूर्ण है। हालांकि टोटल तो 102 धाराएं हैं, ठीक है, तो सारे धाराओं को तो हम नहीं याद कर सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको तो आप याद कर सकते हो ना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के प्रैक्टिस करने के माध्यम से ही आप सभी का हो जाएगा। इतना सारा जो अधिनियम है बालकों से संबंधित दिया गया है, कितनों को याद करेंगे? तो जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, जो क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस वाले में आ रहे हैं, वो एटलीस्ट उन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसका PDF डाल दूंगा। देखिए, PDF में डालता हूँ तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आंसर जो है टिक नहीं होता, बस आपको आंसर टिक करना होगा। इतना मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि मैं टिक करूं, क्वेश्चन टाइप करना होता है, तैयार करना होता है, इसके बाद अपलोड करता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर डालता हूं। ठीक है, तो आपको टिक खुद करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।